तस्वुर करें एक ऐसी दुनिया जहां ताकतवर लोग कमजोर लोगों को अपने जुल्म का निशाना बना रहे हैं। खास तौर पर नौजवान लड़कियां, कम उम्र लड़कियां जो अपने इख्तियार के बगैर खतरनाक इस्तेहसाल का शिकार हो रही हैं। ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ चंद और बाअसर लोगों के हाथों, जो सारी उम्र दूसरे लोगों को इंसानियत का दर्स देते रहे, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लेक्चर देते रहे, ह्यूमन राइट्स की बातें सुनाते रहे। लेकिन अब जरा सोच कर देखें, ये सारा निजाम न जाने कब तक चलता रहता। कितने मासूम लोग, कितनी मासूम बच्चियां इस सिस्टम का शिकार बनती रहती। कितनी छोटी छोटी नन्ही बच्चियां ऐसे ही बगैर किसी खबर के इस इस्तेहसाल की लपेट में आती रहती। अब सवाल यह है कि वो 5 लोग कौन थे जिन्होंने इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया और दुनिया के सामने इस गलीज सिस्टम को नंगा करके रख दी। उन पर कौन कौन सी मुश्किलात आई और उन्होंने कितनी मेहनत की ताकि ये भयानक और अंधेरे वाला निजाम दुनिया के सामने बेनकाब किया जा सके। जेफरी एप्स्टीन का नाम सेक्स ट्रैफिकिंग और कम उम्र लड़कियों के इस्तेहसाल के साथ जुड़ा हुआ। ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम और ताकतवर लोगों के नेटवर्क की। आज हम उन्हीं 5 लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनमें सबसे पहले नंबर पर है वर्जीनिया जूफ्रे। वर्जीनिया जूफ्रे एक अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन एडवोकेट थी जो सेक्स ट्रैफिकिंग के मुतासिरीन के हक में आवाज बुलंद करने वाली एक मशहूर शख्सियत बनकर सामने आई। वो जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ सामने आने वाले सबसे अहम एक्यूजर्स में शामिल थी। उनका काम ज्यादातर लीगल रिकॉर्ड में था। वर्जीनिया जूफ्री ने एप्स्टीन और गैसलीन मैक्सवेल के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल मुकदमात में हिस्सा लिया। गैसलीन मैक्सवेल एक खातून थी और एप्स्टीन का राइट हैंड समझी जाती थी। 2025 में जूफ्री का इंतकाल हो गया, लेकिन उनका किरदार केस की तारीख में एक अहम हिवाला के तौर पर मौजूद है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है मारिया फार्मर का। मारिया फार्मर एक अमेरिकन विजुअल आर्टिस्ट है। 1995 में न्यूयॉर्क की एक आर्ट एकेडमी में अपनी ग्रेजुएशन के दौरान वो एप्स्टीन और गैसलीन मैक्सवेल से मिली। बाद में वो एप्स्टीन के नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ कामों में शामिल हुई, जैसे आर्ट कलेक्शन के लिए मुशावरत और न्यूयॉर्क घर के फ्रंट डेस्क पर काम। उन्होंने वहां पर बहुत सारी नौजवान लड़कियों को आते जाते देखा और एप्स्टीन के नेटवर्क को समझने की कोशिश की कि वो कैसे काम कर रहा है। 1996 में मारिया ने FBI और न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी पहली कंप्लेन दर्ज करवाई, जिसमें अपनी और अपनी छोटी बहन एनी के साथ होने वाले वाकयात बयान किए। इब्तदाई तहकीकात में कोई मौसर कार्रवाई ना हुई, लेकिन मारिया ने कानूनी टीमों के साथ ताउन जारी रखा और एप्स्टीन के नेटवर्क के पैटर्न को समझने में मदद दी। उनकी कोशिशों ने केस की कानूनी दस्तावेजात को मजबूत करने और दीगर मुतासरीन के लिए फ्रेमवर्क फराहम करने में अहम किरदार अदा किया। उसके बाद तीसरा नंबर आता है एनी फार्मर का, जो मारिया फार्मर की छोटी बहन है। एनी फार्मर भी एप्स्टीन की मुतासरीन में शामिल है। 1996 में न्यू मैक्सिको में एप्स्टीन के जोरो रेंज के दौरे के दौरान वो जिनसी बदसलूकी का शिकार हुई। कानूनी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक एप्स्टीन ने उनके साथ नामुनासिब जिस्मानी रवैया इख्तियार किया। एनी एक आम तालबा थी और किसी ताकतवर नेटवर्क से ताल्लुक नहीं रखती थी, जिसकी वजह से वो नफ्सियाती दबाव और खौफ का शिकार हो गई। बाद में 2019 में एनी ने एप्स्टीन स्टेट के खिलाफ सिविल लास्ट दायर की, जिसने वाज़ा किया कि एप्स्टीन का इस्तेहसाली रवैया सिर्फ एक फर्द तक महदूद नहीं था, बल्कि कई खानदानों और कम उम्र अफराद को भी निशाना बनाया गया। एनी की कानूनी शमूलियत ने केस की टाइमलाइन और पैटर्न को मजबूत किया और दीगर मुतासरीन की शिकायत को सियाको सबाक फराहम किया। उसके बाद चौथा नंबर आता है जूली ब्राउन का। जूली एक अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। उन्होंने 2017 के आगाज में एप्स्टीन के केस पर काम शुरू किया और नवंबर 2018 में रिपोर्ट्स की एक सीरीज शाया की, जिसने 2008 के खुफिया मुआहदे को दोबारा अवामी बहस का मौजू बनाया। इस मुआहदे में एप्स्टीन को सिर्फ 2 रियासती सतह पर प्रोस्टिट्यूशन के जुराइम पर सजा देने की इजाजत दी गई, जबकि वफाकी सेक्स ट्रैफिकिंग के इल्जामात खत्म हो गए। FBI की तहकीकात रोकी गई और इसके साथ जो मुमकिन शरीक मुल्जमान थे उनको माफी दी गई। जूली ब्राउन की तहकीक में तकरीबन 80 मुमकिन मुतासरीन की निशानदेही की गई, जिनमें कई कम उम्र के थे और जिनमें से 8 अफराद ने बाकायदा कानूनी तौर पर अपनी कहानी भी रिकॉर्ड करवाई। इन रिपोर्ट्स के बाद अमेरिकी वजीर एलेक्स अकोस्टा के किरदार पर शदीद सवालात उठे और बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जूली ब्राउन की रिपोर्ट्स, जो केस की कानूनी टाइमलाइन, इदारा जाती नाकामियों और ताकत के गलत इस्तेमाल को समझने के लिए एक अहम जर्नलिस्टिक रिकॉर्ड बनी। उसके बाद 5
5واں اور آخری نمبر ہے بریڈلی جیمز ایڈورڈز کا۔ بریڈلی ایک امریکن ایڈوکیٹ ہیں جو فلوریڈا میں بیسڈ ہے۔ ان کی شناخت کچھ یوں کی جا سکتی ہے کہ وہ ایپسٹین کیس کے اندر جتنے بھی متاثرین تھے، جتنے بھی لوگ تھے جو بدسلوکی کا شکار ہوئے تھے، ان کی نمائندگی کرتے تھے۔ 2008 میں انہیں 3 نوجوان خواتین کی نمائندگی کے لیے مقرر کیا گیا، جنہوں نے الزام لگایا کہ کم عمر میں ایپسٹین نے ان کے ساتھ جنسی بدسلوکی کی ہے۔ اسی سال بریڈلی ایڈورڈز نے کرائم وکٹمز رائٹس ایکٹ کے تحت امریکی حکومت کے خلاف لاسٹ دائر کی، جس میں الیگزینڈرا کوسٹا کے ذریعے ایپسٹین کو دیا گیا معاہدہ چیلنج کیا گیا۔ ایڈورڈز کا موقف تھا کہ پراسیکیوٹرز نے کم عمر متاثرین کو اطلاع دیے بغیر ایپسٹین کو معافی دی، جو وفاقی قانون کی خلاف ورزی تھی، اور 2019 میں ایک وفاقی جج نے ان کا موقف درست قرار دیا۔ بعد میں ایپسٹین نے بریڈلی ایڈورڈز پر بد ادارہ قانونی کارروائی کا مقدمہ کیا، جو 2018 میں سیٹلمنٹ پر ختم ہوا، اور ایپسٹین نے عوامی معافی جاری کی۔ بریڈلی ایڈورڈز نے ورجینیا جیوفرے کی جانب سے گیسلین میکسویل کے خلاف حد تک عزت کا کیس بھی دائر کیا۔ یہ کیس صرف ایک شخص یا کسی ایک واقعے کی کہانی نہیں، یہ کیس بتاتا ہے کہ طاقتور لوگ کس طرح کمزور افراد، خاص طور پر کم عمر لڑکیوں کو استحصال کرتے ہیں، اور کئی بار قانونی نظام میں ہونے والی خامیوں کی وجہ سے کئی بار انصاف نہیں ملتا۔ متاثرین کی کہانیاں، وکیلوں کی کوششیں اور جرنلسٹ رپورٹس ایک ساتھ مل کر اس کیس کو واضح کرتی ہیں۔ اس پورے سسٹم کو، اس نیٹ ورک کو اور اس کیس کے بارے میں جاننا قانونی اور سماجی لحاظ سے آج بھی بہت زیادہ اہم ہے۔